बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। अखलाक, वो रवैये, वो आदात, वो औसाफ, वो चीज़ें जिन्हें हम अपनाते हैं मुख्तलिफ़ हालात का सामना करने के लिए। और अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला की तरफ से जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब जो हैं हज़रत इंसान की तरफ भेजे गए मुख्तलिफ़ पैगम्बर सहीफ़े, वो तमाम तकरीबन एक ही पैगाम लेकर आते हैं। और इसीलिए अल्लाह ताला जो है वो इस चीज़ पर इसरार भी करता है कि तुम उसके दस्तूर को बदलता हुआ नहीं पाओगे। यानी जिन चीज़ों को उसने गलत करार दिया वो जिस तरह से पहले मज़हब में गलत थी उसी तरह से आखिरी मज़हब के आने तक वो गलत ही रहीं। अच्छा, उन अखलाकियात का बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है वो इंसानी माशरत से भी है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको फिर हम बाज़ औक़ात गलत तौर पे मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं या फिर हम उनको गलत उनकी तौजीह या तौज़ीह पेश करना शुरू कर देते हैं, जो कि जैसे कि तवक्कल अलल्लाह, ये बहुत खूबसूरत जज्बा और दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स है। ये वो तवानाई, ये वो एनर्जी है जो किसी भी काम को और किसी भी शख्स को वो मजबूती अता करती है कि जो आम हालात में मुमकिन नहीं होती। यानी हमें जब यह इस चीज़ का एहसास होता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उस हमसे बढ़कर कोई एक ताकत है जिसके कब्ज़े कुदरत में वो सब कुछ है जो कि हम चाह रहे हैं ज़िंदगी में, भले वो कोई खुशी है, भले वो ज़िंदगी में हासिल होने वाली कोई भी मादी आसाइश है, राहत है, कोई भी ऐसा टारगेट है जो कि हमने अपने लिए तय किया हुआ है। जब हमारा यकीन कामिल होता है और हमारा ईमान होता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं पूरे खुलूस नीयत के साथ, इस मेहनत को अल्लाह ताला जो है वो रंग लगाएगा, इसको पे फल लगाएगा और हमें हमारी मेहनत का, हमारी खुलूस नीयत का, हमारी ईमानदारी का सिला मिलकर रहेगा, तो उसके साथ इंसान के अंदर एक ख़ास तरह की सेटिस्फैक्शन, एक ख़ास तरह की तमानियत पैदा होती है। लेकिन जब यही एक गलत रुख इख्तियार कर जाए, जब हम खुद तो वो जिसे कहते हैं हरकत ना करें और भूल जाएं इस चीज़ को कि अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करेगा, और हम वो कोशिश करना तर्क कर दें और सोचते रहें कि हम पे सब कुछ जो है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा और ये मिलना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा तवक्कुल अल्लाह ताला के ऊपर बहुत अच्छा है, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बाज़ औक़ात असरात इतने अच्छे मुरतब नहीं होते। एक बहुत दो अहम रूहानी शख्सियत जिनका कि तज़किरा और नाम हमने बहुत सुना है, हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों शख्सियात का एक वाक़या है। कहते हैं कि शफ़ीक बल्खी जो कि एक ताजिर थे, एक दफ़ा तिजारत की गर्ज से शहर से बाहर जा रहे थे तो इब्राहिम बिन अदहम से मिले और उन्हें जाके कहा कि जनाब कुछ अरसे के लिए चूँकि तिजारत के लिए शहर से बाहर रहूँगा तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ। दोनों बुज़ुर्गों की मुलाकात हुई, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने उन्हें खुदा हाफ़िज़ कहा और ये रुखसत हो लिए। कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद देखा तो शफ़ीक बल्खी दोबारा मस्जिद में थे। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने पूछा कि आप तो तशरीफ़ ले गए थे तिजारत के लिए, तो फिर दोबारा वापसी कैसे हुई? तो हज़रत शफ़ीक बल्खी ने जवाब दिया कि जनाब मैं माल तिजारत लेके जा रहा था तो रास्ते में एक वीरान जगह पे क़याम किया, देखा कि एक चिड़िया जो कि उड़ने से माजूर है वो वहाँ पर बैठी हुई है और मैं बड़ा परेशान हुआ कि इस चिड़िया ये तो उड़ भी नहीं सकती, कहीं से दाना दुनका चुन के ले आए और यहाँ पर तो कुछ है इसके अलावा है भी नहीं कि खुद किसी जगह पे जाए और वहाँ से दाना लेकर आए, तो इसके रिज़्क़ का सामान कैसे होगा और ये कैसे बचेगी? कह रहे हैं अभी मैं ये सोच ही रहा था तो मैंने देखा कि एक और परिंदा, एक और चिड़िया जो कि उड़ती हुई जा रही थी, उसने कुछ उठाया हुआ था खाने के लिए, उससे गिरा और इस चिड़िया को मिल गया, इसने वो खा लिया। तो मैंने कहा या अल्लाह, तू कितना कादिर, तू कितना रहीम व करीम है कि अगर तू एक ऐसे परिंदे को जो उड़ नहीं सकता, जो मोहताज है, जो इस काबिल नहीं है कि वो कुछ अपनी तौर पे हिम्मत कर सके, जुस्तजू कर सके, तो उसे बैठे बैठाए रिस्क दे देता है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है, मैं भी शहर शहर मारा मारा फिरूँ, अल्लाह ताला मुझे भी रिस्क देगा। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने ये सुना तो मुस्कुराए और कहा शफ़ीक, तुमने वो परिंदा बनना पसंद किया जो मोहताज है, तुमने वो परिंदा बनना क्यों नहीं पसंद किया जो कि ख़ुद भी रिस्क कमा रहा है, जो ख़ुद भी रिस्क हासिल करने के लिए सही जद्दोजहद करता है और दूसरे के रिस्क बराम करने का बंदोबस्त तो ज़रिया भी बन गया। तुम वो भी तो बन सकते थे ना, वो भी तो उसी अल्लाह की मखलूक है, उसको भी तो वही अल्लाह दे रहा है, उसका भी तो उसी तरह से ईमान का सिलसिला जुड़ा हुआ है। सो ज़िंदगी में ये डेलिकेट सी चॉइसेस होती हैं कि हमने तवक्कल को अपने कौन सा रंग देना है। हमने भी ये सोचना होगा कि हमने ज़िंदगी में वो परिंदा बनना है जो माजूरों की तरह बैठकर इस आस पे रहता है कि जी मुझे कौन रिस्क देगा और कहाँ से आएगा और किस वक्त आएगा और कैसे मिलेगा, या फिर वो परिंदा बनना है कि जो अल्लाह ताला के ऊपर इन्हिसार करते हुए अपनी क़ुव्वत बाजू और अपनी ताकत परवाज़ जो है उसे इस्तेमाल करता है और तमाम अपने जो वसाइल हैं उनको बुरेकार लाता है ताकि वो ना सिर्फ अपनी मदद कर सके बल्कि अपने साथ जुड़े हुए बहुत सारे और लोगों, बहुत सारी और मखलूक के लिए भी रिस्क का, खुशी का, राहत का, आसाइश का ज़रिया और बाइस बन सके। फ़ैसले हमेशा हमारे
अपने होते हैं, चॉइसेस हमारी अपनी होती हैं और उन्हीं के मुताबिक हमारी ज़िंदगी होती है। सो अल्लाह करे कि हम दुरुस्त फैसले जो हैं वो कर सकें। आज का जो शो है उसकी तरफ भी मैं चलूँगी। आज का शो मैंने रखा है हेल्थ के ऊपर, और हेल्थ में भी ख़ास तौर पे हड्डियों और जोड़ों के ऊपर, इसलिए कि ये कुछ ऐसे मसाइल आपको शायद अंदाज़ा हो कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा डायग्नोज की जाती है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी का सीधा सीधा मतलब ये है कि हड्डियाँ जो हैं वो भुरभुरेपन का शिकार होंगी और उसकी वजह से फिर हड्डियों के टूटने के मसाइल बुढ़ापे में, उधर डुमरी में ख़ास तौर पे बुढ़ापे में हमें नज़र आते हैं। ख़वातीन में मसाइल और भी ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे और ऐसे मसले हैं, जैसे हमें दर्द हो रहे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं। वो सब क्या होती हैं, क्यों होती हैं, क्या इलाज है उनका, इसके लिए हमने पूरा अपना पैनल जो है वो बनाया है। और मुल्क के बहुत मायनाज़ ऑर्थोपेडिक सर्जन आज हमारे साथ होंगे। डॉक्टर खालिद असलम से आपकी मुलाकात होगी जो हमें गाइड करेंगे कि हड्डियों जोड़ों से मुताल्लिक क्या चीज़ें अहम हैं, किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। डॉक्टर अफशा अयूब, जिनको हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है तशरीफ़ लाने के लिए कि वो आकर हमसे कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो शेयर करें, जिसमें शियाटिका, सर्वाइकल और कमर दर्द और इस तरह की बहुत सारी दर्दें जो कि अक्सर हमें जिसके बारे में समझ नहीं आती, फ्रोज़न शोल्डर, कि हमने कैसे इन चीज़ों के साथ कोप करना है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ हमने कुछ हर्बल का भी सिलसिला किया है कि कुछ हर्बल ऐसी चीज़ें हम आपको बता सकें जिनके साथ ही जोड़ों में दर्द और तकलीफ़ और इस तरह के मसाइल जो है उनमें कमी हो। न्यूट्रिशन के हवाले से, ग़िज़ा के हवाले से भी हम आपको गाइड करेंगे। और उसके साथ साथ रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिर हाशमी भी हमारे साथ हैं जो कि अगैन जोड़ों के दर्दों के ऊपर एक मुकम्मल कमांड रखते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको हम बताएंगे आपको कि किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी के इस मामले को लेकर चलना है। योगी नाहिद वो तमाम एक्सरसाइजेज जो कि ज़रूरी होती हैं, अगर फ्रोज़न शोल्डर है, अगर सर्वाइकल का मसला है, कमर दर्द का मसला है, टांग में दर्द जा रहा है जिसे दर्द शकी का, जिसे शियाटिका पेन भी कहते हैं। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम आज अपने शो में डिस्कस करने जा रहे हैं। माज़रत, दर्द शकीका को मैंने शियाटिका के साथ मिक्स कर दिया। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद होगी दोबारा आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। मेरे साथ हैं मुल्क के मायनाज़ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर खालिद असलम और आज हम बात करने जा रहे हैं हड्डी, जोड़, हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जो अमराज इस किस्म के पाए जाते हैं जिसमें हमें दर्दों की शिकायत होती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने मसरूफ स्केड्यूल में से टाइम निकाल के तशरीफ कोई बात नहीं, ऑलवेज हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताइएगा वो क्या कॉमनली रिपोर्टेड मसाइल हैं जो लोग आपके पास शिकायत लेके बिलअमूम आते हैं, जो आप बहुत ज़्यादा देखते हैं? सबसे कॉमन शिकायत जो है कमर दर्द की है, फिर फ्रैक्चर्स आते हैं, घुटनों में दर्द है, कूल्हे में दर्द है। हमारे पास तो 3 तरह के मरीज़ आते हैं ऑर्थोपेडिक्स में। दर्द काम नहीं करता है, घुटना नहीं चलता, बाजू नहीं चलता और टेढ़ा हो गया। सही। पेन, डिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ एक्शन, इसके अलावा कोई मरीज नहीं होता ऑर्थोपेडिक्स में। बिल्कुल सही। सो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपके पास आती हैं। इकट्ठी भी हो सकती हैं, अकेले भी होती हैं। सही। वजूहात क्या हैं आपके ख्याल में, अगर हम पहले ही से शुरू करें कि पेन की वजूहात क्या हैं, दर्द की? सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ जो है ना, फ्रैक्चर्स को छोड़ दें, जो आम दर्दों की शिकायत है वो है लैक ऑफ एक्टिविटी। हम लोग बेसिकली काहलों की एक नेशन है। हमारी आदत है कि गाड़ी में ही हम बाथरूम भी जाएं अगर हमारा बस चले तो। बिल्कुल। आप बाज़ारों में जाके देख लीजिए, लोगों ने बंद किया हुआ होता है, दूसरों को ब्लॉक करके गाड़ी चले जाते हैं क्योंकि बिल्कुल दुकान के सामने खड़े करना है। अरे भाई, थोड़े फासले पे खड़े कर दो, पैदल चल के आ जाओ, क्या हो जाएगा। लेकिन नहीं। तो क्या होता है नतीजा क्या है? तो सबकी हड्डियाँ कमज़ोर। फिर हमारे यहाँ जो और दूसरा एक वो सोशल और माशरती पहलू है कि 10 और 11 साल की लड़की के बाद उम्र की हुई लड़की और उसको कहा भागो मत, दौड़ो मत। ठीक है, एक छोटा हमारा फैक्शन है इस कौम का कि जिसमें ये चीज़ नहीं है, मगर बाकी तो आम पब्लिक तो यही करती है। नतीजा ये होता है कि हमारी ज़्यादातर ख़वातीन के अंदर जैसे जैसे उनकी बढ़ती है उम्र, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, हड्डियों को भुरभुरापन। फिर ख़ास तौर पे लोअर तबके में ज़्यादा बच्चे हैं, जल्दी बच्चे हो जाते हैं। हालांकि वो घर का कामकाज करती हैं ख़वातीन, मगर घर का कामकाज एक्सरसाइज नहीं है। जो घर का कामकाज है उसको मैं फटीग कहता हूँ कि वो तो एक मजबूरी मजदूरी कर रहे हैं आप। लेकिन अगर आप खुद थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए वर्जिश नहीं करेंगे
तो मैं तो बाज़ औक़ात ऐसे भी मरीज़ देखता हूँ 30 साल की उम्र होती है और हड्डियों को देखो तो 50 साल की हुई होती हैं, 60 साल की, तो वो इसीलिए बड़ा फ़र्क होता है। ये आप बोन डेंसिटी के हवाले से बात कर रहे हैं या बिल्कुल फिर भुरभुरेपन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी और किसी चीज़ की नहीं बात कर रहा। ठीक। अच्छा, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी और कैल्शियम इंटेक क्या दोनों हमारे अच्छे नहीं हैं जिसकी वजह से हड्डियों का भुरभुरापन होता है, या वाहिद मसला सिर्फ ये कि हम हिलते जुलते नहीं हैं? देखें, वो भी हमारा कम है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अब डाइटिंग का शौक आ गया है तो जी दूध मत पियो, मोटा करता है। तो कैल्शियम आपका सबसे अच्छा सोर्स कैल्शियम का वही है। फिर दूसरा सोर्स है कैल्शियम का आपका गोश्त, ये पत्तों वाली सब्जियां इनके अंदर होती हैं, वो भी हम कम खाते हैं। नतीजा क्या होता है कि हम कैल्शियम में डेफिशिएंट हो जाते हैं। धूप का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारे मुल्क में धूप बहुत है, मगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की एक बहुत बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। ख़वातीन अगर उन्होंने वो हिजाब पहना हुआ है, सब कुछ लपेटा हुआ है, तो आप बता दीजिए कि कितना धूप है, कितनी उनको धूप मिली। सही। दूसरा जो हमारे यहाँ एक सोशल चेंज आई है, पहले हमारे घर होते थे सहन वाले, ख़वातीन सहन में बैठ जाती थी। अब हमारे यहाँ सहन का तस्वुर ही नहीं रह गया। आगे और पीछे लॉन है, फिर वो अगर पर्दे वाले हैं तो जो वो बैठ नहीं सकते कि वहाँ पे लोगों की नज़र पड़ती है। लोगों की नज़र पड़ती है, तो नतीजा है कि धूप की सख्त कमी हो जाती है। तो अगर आपने कैल्शियम भी नहीं ली, धूप में नहीं बैठे, तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा। और ऊपर से आप काहलियत को लगा लीजिए, ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ जिन ख़वातीन की कुछ होता है पास पैसे होते हैं, तो वो फिर मुलाजमा काम कर रही होती है, तो वो सिर्फ सुपरवाइज कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी फिर एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अरे डॉक्टर साहब, ये तो हो गए कुछ मसाइल जो कि आपने बिलमूम जिक्र किया। अगर हम थोड़े स्पेसिफिक बात करें तो बच्चे अमूमन किस तरह के मसाइल, उनके अंदर हड्डियों के और जोड़ों के वो कौन से मसाइल हैं जो कि हमारे यहाँ आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का फुकदान है। फ़िज़िकल एक्टिविटी इस वजह से भी कम हो गई कि स्कूलों के अंदर अब बहुत सारे स्कूल जो हैं घरों में खुले हुए हैं, तो आप खुद ही सोचें कि उनके लॉन कितने बड़े हैं या उनके पास प्लेग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेल सकें। दूसरा पॉपुलैरिटी है हमारे यहाँ ये वीडियो गेम्स की, और बैठ के कंप्यूटर पे खेलते रहे और बस, तो नतीजा क्या है कि वो शुरू से ही प्रॉब्लम होती है। अब ख़वातीन में ये प्रॉब्लम इस वजह से भी ज़्यादा हो जाती है कि जब आप पल बढ़ रहे हैं, अगर आपने अपना कैल्शियम स्टोर बढ़ाया नहीं, तो जब आपका मेनोपॉज होता है औरतों का, और ज़ाहिर माहवारी बंद होती है, उस वक्त कैल्शियम का लॉस पहले से 10 गुने से ज़्यादा हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। वो नॉर्मल है, वो नेचर का एक तरीका है। तो अगर आप पहले 100 पे पहुंच जाएं तो आपको 20 पर आते हुए टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप पहले ही 50 पे थे या पहले ही 30 पे थे तो 20 पे आने में कितनी देर लगेगी? ठीक है। तो इसका मतलब है कि असल में जो हमारे यहाँ कि हम तो बेटे को अच्छी खुराक देते हैं और बेटी को तो खाना भी नहीं देते। बिल्कुल गलत बात, तो हमें बिल्कुल उल्टा हिसाब होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए उल्टा, क्योंकि बच्ची ने चाइल्ड बेयर करने हैं, उसने बच्चों को दूध पिलाना है, और उसके बाद उसने जब उसका ईस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रेशन बंद होगी, माहवारी बंद होगी, तो उसकी कैल्शियम और लूज होगी, तो उसको तो बिल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो अक्सर डॉक्टर साहब फ्रैक्चर के मसाइल आते हैं, और फ्रैक्चर जो है अमूमन बड़े मिसट्रीट होते हैं, उसमें वो क्या गलतियाँ हैं जो कि अमूमन हो रही होती हैं? देखें, फ्रैक्चर में दो चीज़ें हैं, एक तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लोगों को पता नहीं है। बाज़ औक़ात वो इमरजेंसी रूम में एक दफ़ा जाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि जी बस ठीक है जी, चलने दें, ठीक हो जाएगा। पता चला कि जी एक्सरे में मिस हो गया। डॉक्टर से भी मिस होता है, सबसे मिस होता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई मैं नहीं मिस करता, मगर बात यह है कि अगर दर्द हो रहा है तो आप उसका प्रॉपर इलाज कराएं। फिर हमारे यहाँ गुर्बत की वजह से गवर्नमेंट अस्पतालों में बहुत ज़्यादा मरीज़ों की वजह से बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे पहलवान उनकी हड्डियाँ सेट करते हैं, उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आप पहलवानों से मिलेंगे तो कहेंगे वो डॉक्टरों की खराबियाँ ठीक करते हैं। मसला ये है कि ओवरऑल एजुकेशन की ज़रूरत है, और इसमें एक और बड़ी चीज़ होती है, ज़्यादा वर्क की वजह से, प्रॉपर कई दफ़ा इक्विपमेंट ना होने की वजह से या प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से फ्रैक्चर्स के ट्रीटमेंट में इन्फेक्शन हो जाती है। हड्डी की इन्फेक्शन जो है जिस्म की हर इन्फेक्शन से बुरी है। क्यों? हार्ट में इन्फेक्शन हुई, बंदा मर जाता है, चलो जी रो पीट के सब्र कर लिया। हड्डी की इन्फेक्शन वाला बंदा मरता नहीं है, वो लंगड़ाता हुआ चलता रहता है, और वो उसके ऊपर एक कांस्टेंट ड्रेन है। ठीक।
हमेशा उसको इलाज भी कराना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ेंगी, डॉक्टरों को भी दिखाना पड़ेगा और ऑपरेशन भी करवाने पड़ते हैं। वो एक मुसलसल प्रॉब्लम है। ठीक है। चुनांचे सबसे ज़्यादा जो हमें इस वक्त ध्यान देना चाहिए मेरी राय में वो ये है कि हमारा ऑस्टियोमाइलाइटिस का या इन्फेक्शन का रेट जो सर्जरी के बाद है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक, और उसके लिए ज़रूरी है कि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक सर्जरी जो है वो की जाए। जहाँ बिल्कुल, इस सेप्सिस सर्जरी में इतनी ज़रूरी है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ठीक, मेरे टीचर्स तो हमें ये सिखाते थे कि भाई ऑपरेशन जो है वो 20% है, 80% पेशेंट की अपनी एफर्ट है ठीक होने की, लेकिन उस 20% में से 15% ये सेप्सिस है। अच्छा, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो गई, आपने बेहतरीन ऑपरेशन किया, आप बताएं क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल सही, तो फिर आप बता लें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, उज़मा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या पूछना चाह रही हैं? मुझे डॉक्टर साहब से पूछना ये था कि मेरी एड़ी में दर्द रहता है, स्पेशली जब मैं मोटरसाइकिल से ट्रैवल करती हूँ। ठीक है, मेरी बिल्कुल एज है 33। आपकी एज है 33, बिल्कुल सही। आपको हाँ, पता है वो और एकेलियस हील बड़ी मशहूर है एक, लेकिन हम आपकी हील के बारे में पूछते हैं कि आपकी एड़ी में दर्द क्यों होता है। और क्या कह रही और हैं? सेकेंडली हेलो जी जी, और एक और बात करना थी मुझे आपसे कि मैंने 31 जुलाई को गिफ्ट विन किया था, अभी तक मिला नहीं गिफ्ट मुझे आपकी तरफ से। ये दिस 31 जुलाई? हाँ जी, ये 31 जुलाई गुजरा है, मैंने एड्रेस भी नोट करवाया था आपकी टीम को। अब जरूर अगर वो नोटेड होगा तो आपको मिलेगा, लेकिन ये कि वो वील हैव टू चेक कि किसको मिला, क्या डिस्पैच हुआ, कैसे हुआ, तो वो फिर प्रोसेस हमें देखना पड़ेगा। एक और बात मैं बता दूं कि बाज़ औक़ात प्रोग्राम के फौरी बाद जो राब्ते किए जाते हैं, जिस नंबर से आपने कॉल किया, अगर वो नंबर हमें बंद मिले उस दिन और हमें हमारा राब्ता ना हो सके, तो इसका मतलब यही होता है कि उसको फिर हम ड्रॉप करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं होता, बिकॉज वी हैव टू फाइनलाइज बाय द इवनिंग कि हमने किन चीज़ों को किन को डिस्पैच किया। अगर आपका फ़ोन नंबर वो बंद होगा, राब्ता नहीं हो सकेगा और एड्रेस नहीं लिया जा सकेगा, तो फिर मसला आएगा थोड़ा सा। डॉक्टर साहब, एड़ी में दर्द ये काफ़ी कॉमन है और इसमें बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। एक गलतफहमी उसमें से ये है कि एक्सरे लेके उसके अंदर नीचे एक हड्डी की छोटी सी स्पर नज़र आ जाती है, हड्डी की आगे निकली भी होती है चोंच ज़रा सी, तो कहते हैं कि जी उसकी वजह से है। स्पर की वजह से किसी को दर्द नहीं होता। अच्छा। अगर आप 100 औरतें और मर्द ले लें जिनको कभी एड़ी में दर्द ना हो और उनके एक्सरे लें तो 30 या 40 के एड़ी में वो स्पर ज़रूर होगी। तो फिर बताइए उससे कैसे हुआ? उसका जो तरीक़ा है इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि एक तो आप जूते आपके नरम हों, नंगे पाँव आप बिल्कुल ना फिरें, सुबह गर्म पानी की टकोर करें 15 मिनट और 15 मिनट रात को बर्फ़ की टकोर करें। ज़्यादातर हील का दर्द इससे ठीक हो जाता है। अच्छा, हाँ? तो ये वजूहात अगर वो नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हड्डी का बढ़ जाना या तो फिर और वजह उसकी वजह ये है कि किसी वक्त चलते फिरते उठते बैठते कहीं कोई चीज़ चुभ जाती है। हमारी एड़ी जो है वो बड़ी स्पेशल पैड है। आप देखें आप कितनी चीज़ों के ऊपर सारी उम्र चल सकते हैं। आप बताएं एड़ी कितनी सारी उम्र आपको लेके चलती है ना, तो वो अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया है कि उसमें फेशिया के खाने बने होते हैं, बस यूँ समझ लीजिए, और हर खाने में एक फैट की बॉल होती है, तो आप उन गेंदों के ऊपर चल रहे होते हैं। मगर फैट में आपको पता है कि खून कम होता है, तो जिस वक्त कोई हल्की फुल्की चोट लग जाए जो आप एहसास भी नहीं होता, याद भी नहीं रहता, तो वो सोजिश जो है वो ख़त्म नहीं होती। अच्छा। और उसका सबसे आसान तरीका उसका ये है कि एक ही सवाल मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई सुबह उठते हैं तो क्या हाल होता है? कहते हैं जी उस वक्त सबसे ज़्यादा दर्द होता है। उसकी वजह यह है कि जब आप सारी रात सोए हैं और आपने एड़ी पे वजन नहीं डाला तो सोजिश की वजह से वहाँ पे फ्लूइड जमा हो गया है। अब जब आप उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो दर्द शदीद होता है, जब वो इधर उधर हो जाता है तो दर्द मुकाबलतन कम हो जाता है। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब इस दर्द को यूरिक एसिड की ज्यादती के साथ भी जोड़ते हैं। भाई यूरिक एसिड की ज्यादती हो सकती है, मगर मेरी राय में उसका 1% से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने तो जितने भी एड़ी वाले देखे हैं, मैंने उसके यूरिक एसिड हो सकता है, ये नहीं मैं कहता कि नहीं हो सकता, लेकिन यूरिक एसिड का सबसे कॉमन अटैक जो होता है वो पैर के अंगूठे के पहले जोड़ के ऊपर होता है। ठीक है। और टखने में होता है, घुटने में होता है, ये हैं। इनके बाद फिर कहीं भी हो सकता है। सही। बहुत ज़्यादा अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो इवन पट्ठों में हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम अब गुफ्तगू के अगले हिस्से में थोड़ी सी बात जो है उसमें डॉक्टर आसिम को भी ऐड करेंगे, जो कि रूमेटाइड आर्थराइटिस और आर्थराइटिस के बारे में भी बातचीत जो है वो शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
खुशामदीद और सबब खैर। आज हम अपनी हड्डियों की हिफाजत के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने आपको बताया मुल्क के माहिर नाज ऑर्थोपेडिक सर्जन खालिद असलम साहब मेरे साथ हैं और अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहिर हाशिम ने भी, जो कि रूमेटोलॉजिस्ट हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मोच का एक मसला बड़ा कॉमन है, अमूमन आ जाती है, हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आपके ख्याल में क्या आइडियली किया जाना चाहिए अगर किसी को शिकायत हो कि मोच आ गई है या स्पैम है? मोच का सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि डॉक्टर प्रॉपरली एग्जामिन करे। मोच की 3 स्टेजेस होते हैं। उसमें मोच में बुनियादी तौर पर हड्डी नहीं टूटती, लिगामेंट डैमेज हो जाता है। अच्छा, लिगामेंट का जो मैं बेस्ट मिसाल दे सकता हूँ लोगों को वो ये है कि जैसे दरवाजे के ऊपर कब्जा लगा होता है, अगर वो कब्जा थोड़ा सा खिंच गया, आपने ज़ोर से दरवाज़ा मारा, वो ठीक हो जाता है। अगर आपने उसको ज़्यादा खींच दिया, जहाँ पे कब्जा लूज हो गया, अब दरवाज़ा और चौखट दोनों ख़राब हो जाएंगे। और अगर कब्जा उखड़ गया तो दरवाज़ा काम ही नहीं करेगा। तो लिगामेंट का भी यही हाल होता है। अगर थोड़ा सा खिंच गया, कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग इस तरह से ठीक हो जाते हैं। जो ग्रेड 2 में आती है स्प्रेन, जिसको हम स्प्रेन ग्रेड 2 कहते हैं, उसमें क्या होता है कि लिगामेंट, फ़र्ज़ कीजिए कि पहले वो 1 इंच का था, अब वो 1.25 इंच का हो गया है। तो अगर एक्सरसाइज करके आपने मसल्स के साथ उसको स्ट्रेंथन नहीं किया तो वो हमेशा आपको तंग करता रहेगा। अगर कंप्लीटली रप्चर हो गया तो वो ग्रेड 3 में आता है और उसमें चलते चलते आपका टखना या घुटना या जो भी है वो लचक जाएगा, आप चल नहीं पाएंगे। तो बस इसलिए उसका प्रॉपर इलाज उस वक्त होता है जब उसकी डायग्नोसिस हो, और ये एक्सरे पे नहीं होता क्लिनिकल होता है एग्जामिनेशन। यानी ये डॉक्टर के अपने ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, एक्सरसाइज एमआरआई पे आप देख सकते हैं, लेकिन एमआरआई कई दफ़ा मिस भी कर सकता है चीज़ें। ठीक है। अच्छा, बुजुर्गों में एक बहुत मसला बड़ा कॉमनली रिपोर्टेड होता है, डॉक्टर आसिम भी इसी वाले से हमने यहाँ पे उनको दावत दी हुई है कि वो नमाज नहीं पढ़ सकते। वो कहते हैं जी हमसे बैठ के तो नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, हम तो दर्द होती है बहुत ज़्यादा, हमें जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। और आपके पास आएँ तो आप अमूमन या किसी भी ऑर्थोपेडिक के पास जाएँ तो फिर जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट का मशवरा जो है दिया जाता है। क्या स्टेज होती है जिस पर हमें ये फैसला करना होता है? 2 ख़ास वजह हैं जिसकी वजह से लोग नीचे नहीं बैठ सकते। एक तो घुटनों में दर्द होता है और दूसरा होता है कमर में दर्द। तो पहले तो डॉक्टर ये इवेल्युएट करे कि दर्द कहाँ से आ रहा है। मैंने ऐसे भी मरीज़ देखे हैं जिनका कमर का ऑपरेशन हो गया, मसला उनका घुटने का था। अच्छा, डॉक्टर साहब ने ख्याल नहीं किया। देखें, जब हम 50-60 से ऊपर पहुँचते हैं तो कुछ ना कुछ कमर का प्रॉब्लम होता ही है। अगर आपने टनल विजन के साथ उस मरीज़ को देखा और ओपन माइंड के साथ नहीं देखा तो बहुत मुमकिन है कि आप बैक सर्जरी करके बैठ जाएं और मरीज़ कहेगा जी मैं तो वैसा ही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके अंदर जहाँ तक अब घुटने में बदलने का ताल्लुक़ है, ये आसानी से डिसीजन नहीं लिया जाता है। ये नहीं है कि मरीज़ को दर्द हुई, चलो भाई लेटो मैं घुटने बदल रहा हूँ। नहीं, पहले आपने देखना है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, क्यों है और कितना है। अगर मरीज़ कहता है कि जी दर्द है घुटनों में, मगर एक आध गोली खा लेता हूँ 2-3 दिन में तो मैं गुजारा करता रहता हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं घुटना बदलने की। घुटना बदलने की जो शर्त है वो ये है कि दर्द इतना हो कि आप काम न कर सकें अपना रोज़मर्रा का। उसमें से नमाज पढ़ना भी एक है, घर में चलना फिरना भी दूसरी चीज़ है, बाहर आना जाना भी तीसरी चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपने इवेल्युएट करनी है और उसके बाद फिर आप जब ये देखें कि ये मरीज़ अब कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो लोग इतना बर्दाश्त करते हैं कि मेरे पास कई मरीज़ आते हैं जो व्हील चेयर पर होते हैं, चल ही नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि जब उनको पहले कहा जाता है नहीं डॉक्टर साहब डर लगता है, हमने नहीं करवाना। ठीक है, ना करवाओ, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। अभी मेरे पास आए एक बल्कि मैंने अभी आपको एक तस्वीर भी दिखाई थी, मुझे साहब चौंकड़ी मार के बैठे हुए थे मोटे से। उनको मैंने कहा कि आप घुटना बदलवाएं, नहीं बदलवाया उन्होंने। 8 साल बाद आए, टांग इतनी टेढ़ी हो गई कि जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर, वो हो गया उनका टिबिया के अंदर, कि वहाँ पर घुटना इतना टेढ़ा था कि बोन के ऊपर अगर यूं करके आप वजन डालेंगे तो यहाँ से क्रैक हो जाएगी। तो वही हुआ उनका। चुनाचे उनको फिर हमने अल्टरनेट टाइप का टोटल नहीं किया। अब वो बड़े खुश हैं और यही कहते हैं कि जी अफसोस ये है कि मैंने अपनी पहले करा लिया था, 6 साल इतनी तकलीफ में गुजारे, कोई फायदा नहीं। सही, तो यही बात है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये मसला होता क्यों है? ये जो जोड़ों के दर्द की शिकायत है, इसकी वजूहात क्या है और कैसे इसे हम क्या रोक सकते हैं किसी तरह से? जोड़ों के दर्द के जैसे डॉक्टर खालिद ने पहले भी बताया था कि एक तो एज पे डिपेंड करेगा कि क्या एज है, उसके लिहाज से प्रॉब्लम मुख्तलिफ होती हैं। जवानी में, यंग एज में और तरह के जॉइंट पेन्स होते हैं। जो एज बढ़ती जाती है उसके साथ और प्रॉब्लम है। जिस तरह हम नी को डिस्कस कर रहे हैं, घुटने का दर्द डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें एक तो यह है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ होती है हर जोड़ में, जिस्म के हर जोड़ में होती है, तो उसमें भी होती है।
उसके बाद जो मेजर फैक्टर यह है कि वो वज़न का ज़्यादा होना, जो स्पेशली घुटने का मसला होता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो ज़ाहिर है ऐसे ही समझ लें जैसे अगर आप वज़न ज़्यादा उठा लें गाड़ी में, ज़्यादा 5 लोगों की जगह है और आप उसमें 10 बिठा दें तो ज़ाहिर है उसके जो पहिए हैं जल्दी घिस जाएंगे, जो ना शॉक्स ख़राब हो जाएंगे। तो बिल्कुल यही वाला इशू जो है यहाँ पे नी में भी है, और उसका बहुत बड़ा इशू है कि अगर आप वज़न कम करें और अपना आपका वज़न उतनी रेंज में हो जितना आपके कद के लिहाज से, उम्र के लिहाज से होना चाहिए, तो घुटनों का मसला इतना नहीं होता जितना सीवियर हो जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई एक्टिव लाइफस्टाइल के जो है ना, हम जब बैठे रहते हैं, हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो हमारे मसल्स जो हैं वक्त के साथ साथ वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसको कहते हैं डिसयूज एट्रोफी के इफ़ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। ठीक है, अगर आप यूज नहीं करेंगे किसी चीज़ को तो उसके अंदर उतना फंक्शन नहीं रहेगा, उतनी पावर नहीं रहेगी। तो एक ये है कि फिजिकल एक्टिविटी रोजाना होनी चाहिए ताकि आपके मसल्स जो है वो मजबूत रहें, आपका वजन जो है आपकी कद के लिहाज से मुनासिब हो, आपका वजन ज्यादा ना हो, आप अपने वजन को कंट्रोल करें, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा यह है कि अगर कोई चोट वगैरह लग जाए किसी जोड़ में तो उसमें जो है तोड़ फोड़ का अमर जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कोई चोट लगी है तो वी हैव टू बी केयरफुल के जो है ना, उसमें अगर कोई जीनियाती तौर पे कितना, ये मतलब खानदान विरसे में कितना मिलता है? विरसे में इसका ताल्लुक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग जो एसोसिएशन बनती है वो एज के साथ है और साथ में जो है ना वेट के साथ है। डॉक्टर साहब, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि ये बता रहे होते हैं कि जी घुटना जो है वो गर्म रहता है, इसमें थोड़ा सा ये पॉकेट सी बन गई है, सोजिश सी रहती है, ये क्यों होता है और इस तरह के मसाइल का क्या हल है? देखिए, घुटने के अंदर जब नॉर्मल तरीके से घुटना चल रहा होता है ना, तो हमारे कार्टिलेज होती है जिसको उर्दू में कुर्री हड्डी कहते हैं या पंजाबी में मुरकनी हड्डी कहते हैं। ये चूंकि घुटना और कार्टिलेज जो है ये जिंदा चीज़ है, रोज़ाना बनती है, रोज़ाना टूटती है। अच्छा, कभी ये होता है कि एक मैसेज नहीं आता तो वो बनना बंद कर देती है। अब जब वो घिसती है तो खुरदरी हो जाती है। कार्टिलेज के ऊपर कार्टिलेज जो स्लिप करती है ना, इससे ज़्यादा चिकनी चीज़ दुनिया में कोई नहीं। सही। जो हम बेहतरीन आज तक बना सके ना, वो इससे 200 गुना ज़्यादा खुरदरी है। आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि अल्लाह ताला की कुदरत कहाँ तक है। माशाल्लाह। तो जब ये कार्टिलेज नहीं बनती और खुरदरी होना शुरू हो जाती है, तो आप बताएं जब जंग लगता है तो आप क्या करते हैं? आपकी मशीन को तेल और डालते हैं। तो ये जो है ये अल्लाह ताला तेल और डाल रहा है, और हमारे यहाँ बहुत अक्लमंद लोग हैं वो उसको निकलवा देते हैं और 2 दिन बाद फिर आ जाता है। तो भाई उससे बेहतर है वहाँ पे नलका लगा लो, रोज निकाल लिया। लेकिन वो गलत है, उससे और खराबी होती है। कभी पीछे की तरफ जमा होता है, कभी साइड की तरफ जमा होता है। इसको निकालना नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि और ज्यादा अरसे चल सके। उसको निकाल लेंगे, खुरदरा ज्यादा घिसेगा, मशीन खराब हो जाएगी, फिर मशीन बदलनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, खुरदरा होता ही क्यों है? क्या इसके लिए भी कुछ जो अवामिल वही है या उसके अलावा कुछ अद्वियात का असर भी होता है? कुछ वही नस्ली तौर पे भी मुंतकिल हो रहा होता है एक खास उम्र में जाके? नस्ली तौर पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने कोई ऐसा खास कनेक्शन नहीं देखा। अच्छा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मसलन गठिया है जिसके ये स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहब, ये यंग एज में भी हो जाता है और इसके मरीजों को बहुत जल्दी घुटना बदलवाने की ज़रूरत पड़ती है। जो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है जिसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, वो उम्र के साथ साथ होता है। अब मैंने जो आपसे पहले एक्टिविटी की बात की थी, मैं जब अमेरिका में था तो वहाँ पर एवरेज एज मरीज़ की जिसका घुटना बदलना पड़ता था वो 65 साल के आसपास थी। ठीक। यहाँ पर 50 के आसपास है। अब आगे आप खुद फैसला कर लीजिए कि क्या फ़र्क है। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक आपका सवाल है कि जी ये क्यों होता क्यों है, मैंने अभी आपको जवाब दिया कि जी बनता है और रोज़ाना टूटता है, रोज़ाना बनता है, बैलेंस रहता है, आप चलते रहते हैं। और बहुत सारे लोगों में, मेरे नाना 95 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई और अल्लाह का शुक्र है आखिर वक्त तक अत्ताहियात में बैठते थे। अच्छा। लेकिन फिर किसी दिन कुछ होता है, हमें अभी तक नहीं पता, वो कार्टिलेज बनना बंद हो जाती है। चोट से भी हो सकता है। अब जहाँ तक जीनियाती ताल्लुक है, आजकल नया फैशन ये है कि हर चीज़ जीन से होती है। होती होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक किसी ने कोई क्लियर कट सबूत नहीं दिया कि जी ये जीन है, ये अगर ख़राब हो जाए तो फिर आपके कार्टिलेज बननी बंद हो जाती है। ऐसा कोई कहानी नहीं आई। फिर जीनियाती के अंदर फिर ये है कि कार्टिलेज हर जगह जिस्म में ख़राब हो, सिर्फ घुटनों की क्यों हो रही है भाई? जीन, घुटने की जीन अगर अलग है तो फिर वो दिखाओ हमें, तो वो मैंने नहीं देखी कहीं। अब रह गया मसला कि ये चोट लगने से हो सकता है, चोट के बाद इलाज प्रॉपर ना करने से हो सकता है, इनएक्टिविटी से हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना वो एक तरह से कंप्यूटर है। उसको ये नहीं पता कि ये जरूरी है, उसको ये पता है कि इस्तेमाल नहीं हो रहा, चलो फारग करो उसको। अच्छा, ठीक है।
इसीलिए कैल्शियम लॉस जो है वो क्यों होता है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम बहुत है। अच्छा, इसमें एक और मैं गलतफहमी लोगों की दूर कर दूं कि लोग फटाफट कैल्शियम का टेस्ट कराते हैं। कैल्शियम जिनकी कम होगी ना खून में, उनका इतना हो चुका होगा लॉस के बाकी चीजें सब बहुत पहले, कैल्शियम बहुत देर में कम होती है। तो कैल्शियम का ब्लड टेस्ट कराने का इतना कोई फायदा नहीं है, मगर डेक्सा स्कैन से ज्यादा बेहतर पता चलता है। आप एक्सरे पे भी देख सकते हैं, लेकिन एक्सरे से इतना अच्छा नहीं पता चलता। डेक्सा स्कैन ज्यादा प्रिसाइज है, उससे पता चलता है। बिल्कुल सही। फिर ये जो आप बात कर रही थी कि ये इस एज ग्रुप में, तो अब एज ग्रुप में एक्टिविटी हम और कम करते जाते हैं। दूसरा जो हम जुल्म करते हैं वो ये है कि जी दर्द हुई घुटने में नीचे बैठना बंद कर दो, सीढ़ियाँ चढ़ना बंद कर दो। अरे भाई, ये जिंदगी कैसे गुजारनी है, आना जाना बंद कर दो, चलना फिरना बंद कर दो। ये तो कोई तरीका नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है। इसके लिए मैं हमेशा लोगों को ये मिसाल देता हूँ कि आपने बुलाया इलेक्ट्रीशियन को कि जी मैं जब इस स्विच को हाथ लगाता हूँ वो करंट मारता है, हाँ। और आप वो आता है, चेक करता है और उसके बाद कहता है 500 रुपये मुझे दे दीजिए, आंदे स्विच को हाथ में मत लगाइएगा। तो ये तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, डॉक्टर यही तो कर रहे हैं। हाँ। तो मरीज को चाहिए कि भाई बताओ मैं इसको कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। तो कैसे अवॉइड किया जा सकता है? उसका तरीका ये है कि आप एक्टिविटी छोड़े नहीं, जो करते आप मॉडिफाई कर लें, आप उसको चेंज कर लें। लेकिन अगर आप बैठते रहेंगे ना, मैंने बदतरीन आर्थराइटिस के साथ लोगों को तहयात में बैठते देखा है, क्योंकि वो रुके नहीं। अच्छा, ये विल पावर है या ये कोई खास स्किल है जो उन्होंने अचीव कर लिया? कोई खास, ये विल पावर है। शुरू में जब दर्द होता है, जब आप करते रहेंगे तो आप बैठ सकेंगे, नहीं करेंगे नहीं बैठ सकेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं हड्डी, जोड़ और से जुड़े हुए मुख्तलिफ अमराज और मसाइल जिनका हमें सामना करना पड़ता है। मारूफ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर खालिद असलम साहब मेरे साथ हैं, हमारे साथ रूमेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ताहिर हाशमी साहब, हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर अफशा अयूब साहिबा, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट है डॉक्टर हबीबा, अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ योगी हैं नाहिद, अस्सलाम वालेकुम। अब हमने इस सेगमेंट में बात करनी है कि क्या खाया जाए। क्या आप समझती हैं कुछ खास किस्म की खुराक है जो कि हड्डियों और जोड़ों के लिए मुफीद साबित हो सकती है, कुछ ऐसी ग़िज़ा? बिल्कुल फ़रा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़ासतौर पे कैल्शियम का इंटेक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अर्ली ईयर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट आपके जो 30 ईयर्स की जो एज है उसमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम लें। किस सूरत में लिया जा सकता है? डेयरी प्रोडक्ट्स एक तो बहुत अच्छा सोर्स हैं, जैसे मिल्क है या योगर्ट है। इसके साथ साथ ऐसी और भी चीज़ें हैं जिनमें कि कैल्शियम पाया जाता है, जैसे कि ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं, डार्क पत्तों वाली सब्जियां, बिल्कुल, जैसे कि पालक है वो बहुत अच्छा सोर्स है। इसी तरह से जो टर्निप लीव्स होते हैं, शलजम के जो पत्ते होते हैं हम अक्सर फेंक देते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। शलजम के पत्ते भी हम नहीं पकाना तो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि जब हम शलजम पकाएं तो उनके देखें कि जो एक तो सराउंडिंग में पत्ते होते हैं, अंदर भी एक बड़े अच्छे से नए पत्ते होते हैं, उनको जो है वो ज़रूर शलजम में जो है वो शामिल करना चाहिए। अच्छा। बड़ा अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। इस तरह से ब्रोकली जो है ये बड़ा अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। बादाम बहुत अच्छा सोर्स है। ओकरा जिसको हम भिंडी कहते हैं, हाँ। ये बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। और मैक्सिमम बोन मैस जो है वो हम अर्ली जो हमारे 30 ईयर्स हैं उनमें हम अटेन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर जो होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कैल्शियम का जो लॉस है वो बोन से स्टार्ट हो जाता है। तो जितनी जल्दी हम जो अर्ली ईयर्स हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली मिल्क का या डेयरी प्रोडक्ट्स का जो इनटेक है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो बोन्स हैं वो अपना मैक्सिमम डेंसिटी अचीव नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सारे मार्केट में ऐसे कैप्सूल्स मिलते हैं जो हड्डियों और जोड़ों में अगर मसाइल के रिफ्लेक्शन, उसमें आपकी लचक रहेगी अच्छी, आप अच्छी तरह से आपके जोड़ काम करते रहेंगे। वो कौन से अज्जाएं हैं जो ग़िज़ा में भी होते हैं जिनको अगर हम वैसे अपनी डाइट में शामिल कर लें तो हमें वो कैप्सूल इतने महंगे खरीद के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? उसमें अक्सर फरा जो फिश, अगर हम फिश का इंटेक रखें तो वो बहुत अच्छा है जोड़ों के दर्द के लिए। जहाँ फिश के और बहुत से बेनिफिट्स हैं वहाँ पे वो हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है, और इसके अलावा विटामिन डी का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो फिश का इंटेक रखा जा सकता है। इसी तरह से ऑलिव ऑयल जो है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन जैसे फ्लैक्स सीड्स या इस तरह के बहुत सारे कैप्सूल्स हैं जो कि इस नाम के साथ मिलते हैं, ये जी जोड़ों के, डॉक्टर साहब आपको पता है कि ये जॉइंट्स में बड़ी देता हूं आपको जी, तो वो क्या है जी? वो सब बकवास है। अच्छा, देखें ये मैं आपको बताऊं, ये ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं ना, ये अमेरिका में एक कॉरपोरेशन है, जनरल न्यूट्रिशन कॉरपोरेशन, सही, उनके पास उन्होंने कॉन्ड्रोसामीन और ग्लूकोजामीन, ये दो
केमिकल्स थे और उनका कहना यह था कि जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं उससे फ़ायदा होता है। ठीक। उसके बाद वो अप्रूव हो गया और सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं जो प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, साइंटिफिक स्टडी में जो आखिरी टेस्ट होता है वो होता है, उसको कहते हैं डबल ब्लाइंड स्टडी, जिसमें डॉक्टर को भी नहीं पता वो क्या दे रहा है और मरीज को भी नहीं पता वो क्या ले रहा है। जब उनका कंपैरिजन किया गया तो जिन लोगों को खाली शुगर के कैप्सूल्स दिए गए थे और जिन लोगों को ये दवाइयाँ दी थी उनमें इतना फ़र्क नहीं था कि हम उसको कहें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ठीक। तो दे देते हैं क्योंकि इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मगर अगर आप ये कहें कि इनसे को बड़ा फ़ायदा हो रहा है तो हमें क्या जरूरत है इतनी महंगी महंगी अद्वियात फिर खरीद के खाने लोग की? पसंद करते हैं। सही। मेरा शुरू में जब मैं आया था तो मेरा लोगों के साथ यही झगड़ा होता था कि मैं उनको 1 या 2 गोलियां दे के भेज देता था। वो कहते थे भाई इतनी गोलियां, मैं कहता हूँ इसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लें, जिसकी ज़रूरत नहीं है क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप लोग कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? जी जी। ये मेरी मदर है, ये शुगर की पेशेंट है। इनके घुटनों और टांगों और रीढ़ की हड्डी में बहुत शदीद दर्द होता है। अच्छा। दर्द की वजह से इन्हें रात को नींद नहीं आती, मेडिसिन वगैरह खाए तो इन्हें सुकून होता है। ठीक। देखें जी, बात यह है कि मेडिसिन जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं इनको तो वैसे भी बहुत एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ को सबसे अच्छा कंट्रोल जो है एक्सरसाइज से होता है। बहुत सारी दर्दें जो हैं वो सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकती हैं, लेकिन दूसरी वजूहात भी होती हैं। अब घुटनों में इस एज ग्रुप में आर्थराइटिस भी हो सकता है, कमर में आर्थराइटिस हो सकता है, कमर में इनएक्टिविटी की वजह से मसल्स की वीकनेस हो सकती है, डिस्क स्लिप हो सकती है, कमर में नैरोइंग हो जाती है, तंग हो जाता है, नसें दब जाती हैं, उसको स्पाइनल स्टीनोसिस कहते हैं, वो हो सकती हैं। तो ये चीज़ें प्रॉपर एग्जामिनेशन के बगैर नहीं बताई जा सकती। लेकिन इनके लिए जो ओवरऑल मैं कहूँगा वो ये है कि इनकी एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होना चाहिए, यानी एक्सरसाइज करना शुरू करें। एक्सरसाइज, और इसमें सबसे आसान एक्सरसाइज वॉक है। अगर ये कम से कम आधा पौना घंटा रोजाना वॉक करनी शुरू करें। अब ये नहीं होगा कि पहले दिन वॉक की और अगले दिन ये कूद फांद रही हैं। पहले दर्द होगी, तकलीफ ज़्यादा होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, क्योंकि जिन मसल्स को आपने कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया, अब आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो वो शोर तो मचाएंगे ना। तो उनका शोर मचाने का तरीका यही है कि दर्द करते हैं। डॉक्टर साहब कुछ आप भी रिकमेंड करेंगे? इसमें ये है कि अक्सर लोग जो है जब वॉक करना स्टार्ट करते हैं तो वही जो है ना ज़्यादा उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है, जोश जज्बा होता है पहले दिन, तो वो जो है ज़्यादा कर देते हैं। तो उसके बाद जो है ना फिर 2-3 दिन वो लेटे रहते हैं, चूँकि दर्द शदीद हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया जाए। ठीक है, सहज पके सो मीठा हो, हमने सुना ही होगा। पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो हर चंद दिनों के बाद जब पहले वाली स्टेज पे वो सक्सेसफुल हो जाएं, 10 मिनट वो वॉक कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, 15 मिनट पे चले जाएं, फिर 20। तो एक टारगेट रखें कि मैंने आधे घंटे की वॉक करनी है, 40 मिनट की वॉक करनी है, तो उसके मुताबिक लेकिन ये है कि एक हफ्ते में नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा इख्तलाफ जैसे आप लोगों के दरमियान किया जाता है। आप कहते हैं जी गोलियों से मैनेज करते रहें, डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं जी यहाँ पे तो अब बदलने की जरूरत है, अब तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप कहते हैं नहीं जी मैनेज हो जाएगा, गोलियां खाते रहें। अब मुझे बताएं कि उसमें किसकी सुने एक बंदा कि कौन क्या सही कह रहा है, और ये कैसे डिसाइड होगा कि दिस इज द टाइम जब आपने किसकी सुननी है और किसकी माननी? उसमें देखें कि जैसे डॉक्टर खालिद साहब ने भी कहा कि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, और ये है कि जिसको नी का पेन हुआ उसको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो वही है कि उसकी असेसमेंट होनी चाहिए, उसके एक्सरेज होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। पहली स्टेप ये है कि वही एक्टिविटी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, वो अपना वजन कम करें, एक्सरसाइज हो, फिजियोथेरेपी को दिखाएं, वो ठीक है, वजन कम करें, अपना थोड़ी सी वॉक स्टार्ट करें। और अगर एक्सरे पे लगता है हमें कि वो स्टेज वो आ चुकी है जिसपे जो है ना नरम हड्डी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, या वो उनकी जिस तरह बाहर के मुल्क में वो स्कोरिंग सिस्टम होता है कि आप ये चीजें एक्टिविटीज कर सकते हैं कि नहीं, और उस वक्त तक वो आपका ज्वाइंट रिप्लेस नहीं करते अगर आप उस स्कोरिंग सिस्टम पे आप एक लेवल अचीव नहीं कर लेते। तो बहुत अच्छा जो है ना, मतलब एक स्क्रीनिंग क्वेश्चनर है हमारे पास, हम स्क्रीन कर सकते हैं क्लिनिकली एक्सरे की बेस पे कि जरूरत है कि नहीं। महंगा है बहुत रिप्लेसमेंट का जो ऑपरेशन है, तो गरीब आदमी जो है वो कैसे फिर इसको मैनेज करे? उसके 2 सोर्सेज हैं। एक तो ये है कि बैतुल माल से उनको अप्रूवल मिल जाता है और वो करवा सकते हैं, गवर्नमेंट अस्पतालों में होते हैं, बहुत सारे केसेस किए जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाएं वो मरीज़ पहले से थोड़ा सा और भी सोचें। अब मसलन घुटने का आपने ऑपरेशन करवा लिया, टॉयलेट आपके घर पर अगर वो कमोड वाला नहीं है तो आपकी शामत आ गई। अच्छा।
इसी तरह से हिप रिप्लेसमेंट करा लिया, आप टॉयलेट कमोड नीचे वाले पे बैठ ही नहीं सकते, उस तरह का हिप नहीं बना कि आप नीचे बैठ सकें, और अगर वो अपने वहाँ पे जाके बैठ गए तो हिप निकल जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। सही। तीसरी चीज़ ये है कि इन मरीज़ों को सफाई का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि घुटना आज बदल दिया, कूल्हा बदल दिया, 5 साल बाद भी इसमें इन्फेक्शन हो सकती है अगर आपके जिस्म में इन्फेक्शन है और आपने प्रॉपर इलाज नहीं किया। ठीक। जहाँ तक सवाल आपका वो जो पिछला सवाल था, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। देखिए, मैंने भी आपको बताया था कि सर्जरी उस वक्त करते हैं जब मरीज़ कहे कि जी मेरी एक्टिविटी ख़त्म हो गई। सही। या मैं उस वक्त एक और ख़ास सूरत है जिसमें मैं सर्जरी पे इसरार करता हूँ, जब टांगें टेढ़ी होनी शुरू हो जाएं। आपने देखा होगा कुछ लोगों के घुट्टे जैसे मेरे बाजू बने हुए ना, इस तरह के हो जाते हैं। इन लोगों ने अगर ज़्यादा इंतजार किया तो फिर हड्डी टूट जाती है। जब वो हड्डी टूट जाए तो फिर सर्जरी और ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा महंगी हो जाती है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है। अच्छा, हम घुटने का जिक्र करें बार बार, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप तजवीज़ करेंगी जिन लोगों को उमूमन शिकायत रहती है कि उनको जोड़ों में दर्द और ख़ासतौर पर घुटने में और कूल्हे में दर्द रहता है? बेसिकली जब आर्थराइटिस डेवलप होता है और नी जॉइंट की चेंजेस आना शुरू होती हैं तो हम चेंजेस को रिवर्स नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं वो हम मसल्स को स्ट्रेंथ करके उन कंडीशंस को ओवरकम किया जा सकता है। थोड़ा सा स्लो डाउन किया जा सकता है इस प्रोसेस को, लेकिन कम्प्लीटली एरेडिकेट नहीं किया जा सकता। तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मसल है वो नी का क्वाड्रिसेप मसल है, जो नी के दोनों बोनी सर्फेसेस को स्ट्रांगली सपोर्ट किए हुए हैं। ठीक है। जब नी का पेन शुरू होता है बेसिकली तो ये मसल वीक होना शुरू हो जाता है। नी जब डिफॉर्मिटी में आना शुरू होता है तो जो टांग के पीछे के पट्टे हैं सारे के सारे वो सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। सही। तो उस टाइम पे कुछ मल्टीपल किस्म की एक्सरसाइजेज करना क्या है, वो एक्सरसाइज कौन सी है? अगर आप एक तो क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग करनी जरूरी है। और वो कैसे होगी नाहिद, आप हमें बता सकती हैं, जिसमें हमारी टांग के अगले वाले पट्टे और टांग के पीछे वाले हिस्से के जो पट्टे हैं ये घुटने से ऊपर वो मजबूत हो, ताकि हमें ये स्ट्रेचिंग और क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग, ये दो बहुत नेसेसरी एक्सरसाइजेज हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। घर में आप बहुत आराम से किसी भी जगह पे बैठकर ये एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जिसके साथ आप अपनी जो दर्दों से कम करने में मदद ले सकते हैं। ये एक तो ये आपका नी कैप है, इसको आप यहाँ से ये और यहाँ से आपने ये मसाज ऊपर वाली साइड पे करना है। ये यहाँ से आपने मसाज ऊपर वाली साइड पे करना है और यहाँ से ये आप नीचे, यहाँ से नी कैप आपने हिलाना है हल्का हल्का सा। तो ये आपकी हल्की काफी ज्यादा इसमें मसाज। दूसरा, इसका प्रेशर पॉइंट्स ये आपके इस जगह पे होता है, ये इसको यहाँ से दबाइए। ठीक है। ये आप 2-3 दफा इसको प्रेस करते रहें तो ये आपका नी का जो पेन है वो काफी हद तक रिलीफ। एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट इसमें बताऊंगी नी की एक्सरसाइज, और उससे आप विद इन 2-3 डेज में आपको रिलीफ मिलता है और आप काफी ज्यादा उसमें महसूस होगा कि आप उसमें सुकून में जो है वो हल्का से इसको उठाएं। आर्म्स भी आपने उठाना चाहें तो उठा लें, नहीं आप रख सकते हैं तो आप यहाँ पे, और इसको उठा के ये इसमें शटिका की पेन भी आपको रिलीफ देगी और घुटनों की पेन भी। लेकिन अगर कोई इतना ना कर सके, नहीं कर सके, आप नीचे कुशन रख के कोई उनकी हेल्प कर सकता है और इसको इस तरह से पीछे उठाएं और ये नीचे। बिल्कुल ठीक। ये हेल्प करने से फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ जी, मैं एक एक्सरसाइज ऐड करना चाहूंगी। आप प्लीज सीधा होकर लेटें जी। अच्छा। और इसी तरह अगर हम 2 फिस्ट के इक्विवेलेंट हाइट का एक नी रोल बना के नी के नीचे प्लेस कर लें, एक प्रॉपर नी को एक एंगल पे ले आएं जी, और उसके बाद पाँव को पूरा पीछे अपनी तरफ खींच के पेशेंट अगर नी से नीचे डाउन प्रेस करेगा उस रोल के ऊपर। ये एक्सरसाइज हमें ये इस तरह से ये जो करके बताएंगे अभी जी, ब्रेक के लिए, ये जो ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर हम आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। खुशामदीद और सबब खैर। आज हम हड्डी और जोड़ से मुतालिक मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उन पर बात कर रहे हैं। मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर खालिद असलम मेरे साथ हैं, हमारे साथ रोमेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ताहिर हाशिम, और उनके साथ साथ हमारे साथ हैं अब डॉक्टर फैसल भी जो कि हर्बलिस्ट हैं, डॉक्टर हबीबा न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे साथ हैं, अफशीन हमारे साथ हैं, अफशीन अयूब जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और योगी नाहिद जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। अच्छा, आप लोग कुछ एक्सरसाइजेज बता रहे थे जिसमें घुटने के लिए खास तौर पर कुछ एक्सरसाइजेज का तस्करा हो रहा था। वो लोग जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाचार हैं और दर्द का शिकार हैं, उनके लिए एक्सरसाइज हम बता रहे हैं। बेसिकली बात हो रही थी, इसके लिए एक्सरसाइज जो बताई थी वो नी के दरमियान नीचे एक पिलो प्लेस करेंगे। ठीक है। दोनों नीज को ऊपर स्ट्रेट रख लेंगे, पाँव दोनों आप अपनी तरफ स्ट्रेच करें। ठीक है। और नीज से डाउन प्रेस करें,
साथ में इसको होल्ड करें फॉर 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। अगेन इसी तरह से हम रेपिटेशंस करेंगे 5 रेप्स, ठीक है। और ये एक्सरसाइज डेली तकरीबन दिन में 3 to 4 टाइम्स परफॉर्म करें। लेकिन अगर ये एक्सरसाइज करनी पड़ गई है तो इसका मतलब है कि आपने अपना ठीक ठाक बढ़ा के, मुझे याद आ रहा है एक वाकया है कि एक शख्स है बहुत ऐसे ऐसे घसीट के चल रहा था, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कोड़ा मारा जमीन पे, उन्होंने कहा सेहतमंद हो तो सेहतमंदों की तरह चलो, वॉक लाइक अ हेल्दी मैन। सो हमारे यहाँ पर वैसे भी बड़ी रिवाज है, बहुत ही सुस्त रवि के साथ चीजें जो उन्हें कर रहे होते हैं। अच्छा, और क्या करना है? सेकंड एक्सरसाइज है घुटने के बीच में एक मसल होता है, साइड से गुजर होता है, जो VMO है, जो अंदर की साइड से होता है, उसकी स्ट्रेंथनिंग भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टाइम्स प्रॉब्लम ऐसा होता है नी पेन का जो VMO की वजह से हो रहा होता है, तो उसकी भी स्ट्रेंथनिंग जब साथ साथ होती रहेगी तो वो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व रहेगा। उसके लिए आपको एक्सरसाइज इस तरह करनी होती है कि नी के दरमियान में वही पिलो प्लेस करें और अंदर की तरफ प्रेस करेंगे दोनों नीज के साथ, ठीक है। जब अंदर प्रेस करेंगे तो सेम उसी तरह से होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे 5 सेकंड होल्ड के बाद, ठीक है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि खवातीन में बहुत कॉमन है ये वाला मसला, ठीक है। सो ये कुछ एक्सरसाइज है जो हर मतलब खातून को या मर्द और औरत सबको करनी चाहिए, जी बिल्कुल, ठीक है। और इसके अलावा एक थर्ड एक्सरसाइज देखें, जब घुटना पेन कर रहा होता है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट टांग कोई भी पेशेंट नहीं रख सकता, तो उसका नी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बेंडिंग में होता है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है कि जो टांग के पिछले सारे मसल्स हैं वो शॉर्टनिंग की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे टांग के पिछले मसल्स की स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। तो वो किस तरह हो सकती है कि पाँव को पीछे स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेट लेग रेज कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लेग रेज ये तो परफेक्ट है, लेकिन जब प्रॉब्लम होता है तो वो 30 से भी ऊपर नहीं जा रहा होता, 30 डिग्री से भी, ठीक है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता रेंज को भी गेन करते हैं और मसल्स भी नॉर्मल अपनी लेग में वापस आ जाते हैं। पाँव कैसा रहना चाहिए जब ये टांग उठा रहे हैं? अपनी तरफ इन्होंने खींच के, जैसे पाँव की पोजीशन इनकी है, पाँव को इसी पोजीशन में रखते हुए आपकी टांग जहां तक जा सकती है मैक्सिमम वहां तक ऊपर उधर लेके जाएंगे, फिर होल्ड करेंगे। यहाँ पर आम आदमी टांग को इस तरह से ना उठाए जब तक अच्छी तरह से प्रैक्टिस ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने जबरदस्ती उठा लिया ना तो कमर की दर्द से रोते हुए बैठेंगे, घुटना तो भूल जाएंगे, कमर में ज्यादा हो जाएगी दर्द। स्ट्रेट इस हद तक हम में से कितने अभी लेट जाए, मैं देखता हूँ हम में से 10% भी लोग इस हद तक टांग नहीं ले जा सके। सो वार्म अप करें प्रॉपर और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करें स्लोली। सबसे पहले अगर थोड़ी सी हीटिंग कर लें और उसके बाद एक्सरसाइजेस कर लें तो बहुत इजी हो जाएंगे। अच्छा, और कमर दर्द के लिए भी आप कुछ एक्सरसाइज? कमर दर्द के लिए मैं बताऊंगी, ये बहुत आराम से, ये आप टांग इसके ऊपर रखें, रखने के बाद यहाँ से बहुत आराम से, जो यहाँ से नहीं कर सकता वो यहाँ नीचे से, मैं इस साइड से आपको दिखाती हूँ, वो नीचे से आराम से इस जगह पे हाथ डाले और इसको अपने पेट के साथ लगाए, ठीक है। ये बहुत बेस्ट है कमर दर्द के लिए। 1 by 1 आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। शटिका में भी काम आती है, जी बिल्कुल, शटिका में भी आप यही करेंगे। उसके अलावा आप हाथों को इस तरह से भी रख सकते हैं और इस तरह से ऑपोजिट साइड में आपका फेस जाएगा और आप अपने आप को थोड़ा टर्न करें। अच्छा, ये तो होगी कुछ योगा की एक्सरसाइज, कुछ डॉक्टरी किस्म की एक्सरसाइजेस भी हम देख लेते हैं। हाँ, आप कमर के लिए एज फिजियोथेरेपिस्ट क्या लिए बैक की जब पेन शुरू होती हैं तो उसमें भी बैक के मसल्स वीक हो रहे होते हैं, तो वो वियर एंड टियर और जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं। जब मसल्स की अपनी स्ट्रेंथ होती है तो वो प्रॉब्लम्स को कुछ ना कुछ बेयर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे अब हमें बैक की स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। बैक की स्ट्रेंथनिंग इस तरह होगी कि नीज जिनकी इस पोजीशन में है इसी तरह होंगे, उसके बाद दोनों हाथ अपने साइड्स पे रख लें और बैक को ऊपर लिफ्ट करें। जी, ये ब्रिजिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं इसको। ये बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। सिंपल जो अभी नए नए शुरू करने वाले लोग हैं वो सिंपली इसी तरह करेंगे कि दोनों नीज को बेंड करके रखेंगे और ऊपर लिफ्ट करेंगे अपने कमर को, ऊपर लिफ्ट करके इसको होल्ड करेंगे। अगर 5 सेकंड होल्ड नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम, आप 2 सेकंड से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता स्टेमिना डेवलप करें, 3, 4, 5 और फिर डाउन कर लें। और इसके अलावा और कौन सी एक्सरसाइज? इसके अलावा इसी एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि आप अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करेंगी और स्ट्रेट लेग कर लेंगी एक, और आपका पूरा बॉडी वेट एक टांग के ऊपर सपोर्टेड होगा। स्ट्रेट का मतलब है ऊपर की तरफ स्ट्रेट या वैसे सीधा? स्ट्रेट, टांग ऊपर की तरफ। अच्छा, ऊपर की तरफ, यूं, ठीक है। और इसके बाद आपने जो नी है वो ऑपोजिट नी सारा वेट बेयर कर रहा होगा इस टाइम पे। ये बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। आंटी, आप ये एक्सरसाइजेस देख रही है ना? आपका वादा है ना कि आपने जाके करनी है? पक्की बात है ना? देख लें, ये समझे। और आप भी हमें यही मसाइल बतानी थी अभी। आप समझ रहे हैं डॉक्टर साहब ने ये नुस्खा लिख के दिया आपको, ये वो नुस्खा है जो आपने बाजार से नहीं खरीदना, खुद करना है,
ठीक है। और बाकी सब लोग भी जो घर बैठे हमें देख रहे हैं, प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि तमाम चीजें हम घर में करना शुरू करें ताकि हमें इससे फायदा होना शुरू। डॉक्टर साहब, आपने अभी कमर की दर्द के, खासतौर पर रीढ़ की हड्डी के मसाइल का जिक्र किया, जिसमें आपने मोहरों में वो जो कहते हैं जुड़ गए हैं, वो भी एक मसला, या फिर उसके अलावा और जिस वजह से शियाटिका या कमर दर्द के मसले हो रहे होते हैं, वो क्या है और उनका क्या इलाज आप तजवीज़ करें? लेकिन कमर की जो दर्द है ना, वो इतनी कॉमन है कि मेरा उस्ताद कहता होता है दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जिनको कमर दर्द हो चुका है, दूसरे वो जिनको होगा। सही। तो ऐसा कोई नहीं है जिसको कमर दर्द ना हो। ठीक। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कमर की दर्द की वजह जो है हमेशा शियाटिका नहीं होती। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो पाकिस्तान में रच बस गया है, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, मरीज़ भी यही कहते हैं। अमेरिका में कम से कम जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की है वहाँ पे कोई ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि शियाटिका का कोई मतलब नहीं है। शियाटिका एक नर्व होती है और शियाटिका कि जी उसमें दर्द हो रही है, तो भाई वो नर्व की दर्द जो है आप उसका रीज़न बताएं, ये ना कहें कि जी जैसे बुखार कह देना है। बुखार का कोई मतलब नहीं होता। बुखार कौन सा है? टाइफाइड है, निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है। तो इसी तरह से कमर के दर्द के बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन लकीली 95% मरीज़ जो हैं वो बग़ैर किसी इलाज के ठीक हो जाते हैं। किसी दिन आपको झटका लग गया, कोई पाँव ऊंचा नीचा पड़ गया, तो कूल्हे की हड्डी और कमर की हड्डी का जो जोड़ है वो अगर हिल गया तो वो सबसे कॉमन है दर्द बैक रीज़न। कम से कम मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने यहाँ पर आके देखा है कि, और उसमें सबसे आसान ये है कि चलते हुए एक स्टेप आपने मिस कर दिया, छोटा सा खड्डा आ गया, उसमें पाँव पड़ा, आपका सैक्रोलिक जॉइंट, और उसका इलाज आप दवाइयाँ जितनी खानी है खा लें, जितनी आपने इंजेक्शन लगवाने खा लें, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे ठीक नहीं होंगे। सही। और उसके लिए अब ये जो इन्होंने एक्सरसाइजेज बताई थी, उन्होंने तो जो अपनी दिखाई वो उनका मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं योगा का एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है। जो उन फिजियोथेरेपिस्ट ने बताई हैं, अफशा ने, डॉक्टर अफशा ने जो बताई हैं वो हैं एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज। बैक में दो एक्सरसाइजेज होती हैं मेनली, एक एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती हैं, दूसरी फ्लेक्शन होती हैं। रिजल्ट्स इनके ठीक हैं दोनों सूरतों में, लेकिन अगर वो प्रॉपरली की जाए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मरीजों को जब मैं बताता हूँ तो उनमें से 90% जो है एक्सरसाइज नहीं करते। अच्छा, फ्लेक्शन की भी आप प्लीज हमें बताइएगा, कमर की दो एक्सरसाइजेज जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, और ये दोनों डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं और डिफरेंट कंडीशंस में की जाती हैं। ठीक है। उसमें सिर्फ एक चीज मैं कहूँगा, इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आपने मिक्स किया ना तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप गाड़ी को धक्का भी दे रहे हैं और खींच भी रहे हैं, तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, वहीं रहेंगे। सही। तो कैसे पे तजवीज होगा कि हमें फ्लेक्शन करनी है? वो डॉक्टर बताएगा आपको कि कौन सी चाहिए, फ्लेक्शन चाहिए कि एक्सटेंशन चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मोहरे आपस में जुड़ जाते हैं, भाई उसको हम कहते हैं डिजेनरेशन की वजह से डिस्क डिजेनरेटिव डिजीज होती है। अब डिस्क जो है ना, हर एक को नाम पता है इसका, हर मोहरे के दो मोहरों के दरमियान एक डिस्क होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो 99% वाटर होता है। ठीक है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है पानी कम होता चला जाता है। तो अब आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि आपने बेड लिया जिस पे स्पंज था, वो आहिस्ता आहिस्ता घिस के पतला सा हो गया। तो जाहिर है आपको नीचे की चीजें चुभनी शुरू हो जाएंगी। तो इसमें जिस्म में के अंदर भी यही होता है, जब वो डिस्क पतली होती चली जाती है तो उसका कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है वो। और उसके साथ साथ उम्र के साथ साथ, जैसे बच्चे की खाल कितनी नरम होती है, मेरी खाल उसके मुकाबले में बहुत सख्त है, इसी तरह से वहाँ पर लिगामेंट्स होते हैं जिनको हम उर्दू में बाफ्त कहते हैं, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता होगा। बहरहाल बाफ्त वो भी थिक हो जाती है। अब वो मोटा हो गया, अंदर नाली है जिसके अंदर हराम मगज पड़ा हुआ है या स्पाइनल कॉर्ड है। अब जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी ने हाथ पकड़ा है और आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ाता जाए, तो अगर आपने मुट्ठी कस के बंद की हुई और ये प्रेशर बढ़ गया तो आपकी मुट्ठी खुल जाएगी क्योंकि आप में ताकत नहीं रहेगी। तो यही चीज होती है, इसको हम कहते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस। तो इसका हल क्या? नैरोइंग है। अब इसका हल ये है कि पहले तो आदमी एक्टिव रहे, और जब ये इस हद तक हो जाए कि टांगें सुन होनी शुरू हो जाएं तो फिर इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। क्योंकि जब नैरोइंग को फिजिकल नैरोइंग हो रही है, ये केमिकल नैरोइंग नहीं है, ये फिजिकल नैरोइंग हो रही है, चाहे वो डिस्क स्लिप होने की वजह से हो, चाहे बाफ्त के मोटे होने की वजह से हो, चाहे वो डिस्क के सूखने की वजह से हो। जब वो नैरोइंग इतनी हो जाए कि पूरे जोर से पकड़ी गई है, आपकी हराम मगज पकड़ा गया है, तो फिर आप नहीं चल सकेंगे, काम फंक्शन नहीं होगा। इसमें जो मेरी रिक्वेस्ट होगी लोगों से वो ये कि अगर आपके पाँव सुन होते हैं, अगर आपको पेशाब पखाने का कंट्रोल में प्रॉब्लम होता है तो सर्जरी फौरन करवाएं, इंतजार ना करें। बिल्कुल सही। और स्पेशली
स्पेशली अगर किसी मसल की वीकनेस होती है। अभी पिछले दिनों मेरे अपने दोस्त ने बावजूद मेरे रिकमेंड करने के सर्जरी नहीं करवाई, उनका पाँव वीक था, जब 2 हफ्ते बाद सर्जरी करवाई तो पाँव का फंक्शन खत्म हो गया था। अच्छा, इतना जल्दी इसमें लॉस होता है? हो सकता है, नर्व डैमेज हो रही होती है। जब शुरू हो गया ना फिर आप आगे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो एक दिन में भी हो सकता है, मुमकिन है साल भर उसको कुछ ना होता। अच्छा, कंधे के डॉक्टर साहब जो मसाइल, कंधे के मसाइल जो हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक गलती ये होती है कि एक्सरे जो लिए जाते हैं वो दोनों ही एपी होते हैं। आप यूं देख के बताएं मेरा नाखून है, नहीं बता सकती, साइड में से देखना पड़ेगा। अच्छा, हमारे यहाँ पता नहीं किसने सिखा दिया कि एक एक्सरे यूं ले लो और एक यूं ले लो तो ये एपी और लैटरल हो गया। भाई ये एपी एंड लैटरल नहीं हुआ, इसके लिए दूसरी अलग पोजीशन है जो बनानी चाहिए। उसमें आपको पता चलता है कि कई दफ़ा लोगों की यहाँ जो कंधे के ऊपर जो हड्डी होती है, जो स्कैपुला का स्पाइन जिसको हम कहते हैं, वो ऊपर से ऐसे झुकी भी होती है या आगे बढ़ी भी होती है। सही। अब कभी ये होता है कि जब नॉर्मली वो हड्डी तो मौजूद होती है मगर हमारा कंधा उसके ऊपर ऐसे ऐसे काम करता रहता है, ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर किसी दिन चोट लग जाती है। अब जितना वो चोट लगने की वजह से सूजता है, जितना दबता है उतना सूजता है, जितना सूजता है उतना दबता है। तो जब तक उसकी आप स्ट्रेचिंग करके और दवाइयां लेके सूजन खत्म नहीं करेंगे वो बढ़ता जाएगा। फिर उसकी कभी इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है। इसको लोग फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं, लेकिन फ्रोजन शोल्डर की वजूहात डिफरेंट है। फ्रोजन शोल्डर ऐसे ही है जैसे बुखार। ठीक। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर की भी हम आपसे एक्सरसाइजेज जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। सर्वाइकल, एक मिनट वो बात करते हैं, सर्वाइकल के बारे में भी जानना चाह रही हूँ। सर्वाइकल बेसिकली उसी तरह से है जिस तरह से आप कमर की बात कर रही थी। सर्वाइकल में सिर्फ ये है कि वो सारी जो चीज़ें आपको टांगों में मिल रही थी अब वो बाजुओं में आएंगी, क्योंकि सर्वाइकल की जितनी नसें हैं वो बाजुओं में जा रही हैं। वो कहाँ जा रही हैं ये डॉक्टर को पता होता है, वो उससे चेक कर सकता है। अगर डिस्क स्लिप हो गई है, क्या करे अगर कोई सर्वाइकल का मसला है और उसको मैं तो दर्द रहती है बहुत ज्यादा कंधों और पट्ठों में, जो बड़ी कॉमन दर्द। सर्वाइकल की एक और बहुत बड़ी वजह जो है, खास तौर पे जो ये साइडों में दर्द होता है, ये टेंशन का है। अच्छा, जब तक आप अपनी टेंशन रिलीव नहीं करेंगे दवाइयों से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज भी की जाए और इसको रियलाइज़ किया जाए कि ये टेंशन है। अब मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये ना समझें कि टेंशन का मतलब ये है कि जी दुनिया ख़त्म होने वाली है और मैं मरने लगा हूँ, ये नहीं। बाज़ लोग सेंसिटिव होते हैं, वैसे ही हसास ज़्यादा होते हैं। तो हसास तबीयत होती है, छोटी छोटी चीज़ों से वो टेंशन ले लेते हैं। जो वो टेंशन ले लेते हैं ये मसल स्टिफ हो जाते हैं। तो जब तक आप इनको स्टिफनेस को ख़त्म नहीं करेंगे एक्सरसाइज करके, आपको फ़ायदा नहीं होता। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद असलम साहब, आप हमारे साथ रहे, थैंक यू सो मच। हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे बाकी एक्सपर्ट्स जो अपनी एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी तशरीफ लाने का वक्त देने का बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सबब खैर जनाब। हम अभी डॉक्टर आसिम से जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर ताहिर हाशिम से जिक्र कर रहे थे सर्वाइकल का, और सर्वाइकल का हम कुछ एक्सरसाइजेज हैं उनका भी जिक्र करना चाहेंगे। यहाँ पे अफसा कुछ एक्सरसाइजेज आप बताना चाहेंगी? आज आप इधर बैठे। सर्वाइकल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में अभी गाइड करूँगी। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज के लिए थोड़ी सी रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट इस तरह करेंगे कि नेक को बिल्कुल सेंटर में रखना है। अब एक साइड पे एक हाथ प्लेस करके आपने मेरे हाथ की तरफ प्रेस करना है, अपने सर से जोर लगाएं, लगा के होल्ड करें फॉर 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 और रिलैक्स कर देंगे। ठीक है। अगेन इसी तरह से प्रेस करवा के 5 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। ये बेसिकली हमने चारों साइड्स पे रिपीट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर साइड्स पे, फ्रंट पे और बैक पे। ठीक है। ये सब जो नेक के साइड के मसल्स हैं, फ्रंट और बैक, सबको स्ट्रेंथ करेगी। ठीक है। एक तो ये एक्सरसाइज, और दूसरा स्ट्रेस की वजह से सारे जो मसल्स हैं ये वाले सारे स्पैज़म में होते हैं, तो उनको रिलीज करने के लिए स्लाइट सी स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है। इसमें आपका हाथ रखना जरूरी है या खुद से भी बंदा कर अगर ये खुद से करना चाहें तो ये अपना हाथ सर के साइड पे रखेंगी, एक यहाँ से शोल्डर से सपोर्ट करेंगी और दोनों को अपार्ट करने की कोशिश करेंगी। ठीक है। इसको होल्ड करेंगी फॉर 5 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। ठीक है जी। इसी तरह दोनों साइड्स पे, और जैसे सलाम फेरते हैं पूरा रोटेट करेंगे नेक को एक साइड पे और पूरा रोटेट करेंगे नेक को दूसरे साइड पे। बिल्कुल सही। सुबह उठ के 5 मिनट थोड़ी को गर्दन के साथ लगाना और जी बिल्कुल, और पूरा एक्सटेंड। हाँ जी। और सुबह उठ के जब उठे तो बेड पे बैठे बैठे ही ये 5 रेपिटेशंस करनी चाहिए। ठीक है। कंप्लीट राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, ताकि थोड़े मसल्स नॉर्मल हो जाएं। डॉक्टर साहब
आपकी तरफ से कोई लास्ट टिप, गाइडेंस? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अक्सर जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं, जो जिस तरह हमारे ऑडियंस में से और फ़ोन कॉल्स आई, वो मोस्ट ऑफ देम जो है वो सिंपल मेजर्स के साथ वो हम उनको मैनेज कर सकते हैं। उसमें सबसे ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल और जो है हम अपने पोस्चर का ख्याल रखें, अपने वज़न का ख्याल रखें, एक रोज़ाना जो है थोड़ी सी हम वॉक करें, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो है ना हम ठीक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर जी। डॉक्टर हबीबा, आप क्या कहना चाहेंगी? फरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ग्रोइंग ईयर्स हैं और जो टीन एज है, हम उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। कम से कम 4 ग्लास दूध जो है वो रिक्वायरमेंट है। अच्छा, 4 ग्लास दूध दें। इसके अलावा कैसे उनकी बोन डेंसिटी हम बेहतर कर सकते हैं कि उनकी हड्डियाँ मजबूत रहें ताउम्र? इसीलिए कि क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ कि 4 ग्लास दूध जो है वो रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर उसके साथ कोई ऐसा ड्रिंक पीते हैं जो सारा कैल्शियम बॉडी से ड्रेन करके बाहर निकाल देता है, साथ में ये डेफिनेटली ज़रूरी है कि आप कभी भी आयरन और कैल्शियम को इकट्ठा ना लें, और साथ में बहुत ज़्यादा जो कैफीन है उसका इंटेक जो है वो नहीं होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि दूध 4 ग्लास है, लेकिन अगर हम साथ में और चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जैसे योगर्ट ऐड कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि एलमंड्स बहुत अच्छा सोर्स है, या पालक है, ओकरा है, तो ऐसी चीज़ों को भी साथ में ऐड किया जा बिल्कुल ठीक। डॉक्टर फैसल, कुछ चीज़ें आप रख के अपने पास बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छे कैल्शियम के सोर्सेज हैं नेचुरल। ये है कोरल, जिसको मरजान कहते हैं। इस पे क्या हाथ फेर के मुंह पे लगाना है? नहीं, इसको सोक करते हैं लेमन जूस में। अच्छा, ठीक है, इसको 5-6 दफ़ा सोक करते हैं लेमन जूस में, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। उसके बाद इसको पीस के और कैप्सूल्स में भर के खाया जाता है। अच्छा, ठीक है, और ये इसका कैल्शियम जो है वो बोन्स सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। बेस्ट सोर्स है ये कैल्शियम का, और बहुत सस्ता, बहुत इजीली अवेलेबल है, कहीं से भी हो सकता है। एक चीज़ ये है, ये चूने का पत्थर, ठीक है, इसको सफ़ेदी जिससे हम करते हैं, तकरीबन इतना पीस अगर 1.5 लीटर पानी में ओवरनाइट डाल के रख दें और अगले दिन उसको छान लें कपड़े में अच्छी तरह, फिर छोड़ दें, फिर उसके अगले दिन उसको छान लें, तो वो जो उनसे आपका कैल्शियम वाटर बन जाता है। अच्छा, और ये बच्चों से लेके बड़ों तक सब जो उनसे, बच्चों को 1 चमची रोज़ाना और बड़े जो उनसे 2 टेबल स्पून ट्वाइस अ डे ले सकते हैं। बिल्कुल सही। सबका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि नेचुरल सोर्सेज में ये सारी चीज़ें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हम हासिल कर सकते हैं। थैंक यू नाहीद। अफसा, आपका बहुत शुक्रिया, आप साथ रहीं। डॉक्टर ताहिर हाशिम, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हबीबा, आपका शुक्रिया, आप सबका भी शुक्रिया, आप साथ रहे। मगर बताने का मतलब ये है कि हम इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें ताकि फ़ायदा उठा सकें। आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल। रखिएगा अपना ख्याल और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।